सबसे पहले मैं अपना ब्रेसलेट एक ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जिसका दिल दया, सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ हो, जो बुरा काम करने का मौका मिलने पे भी बुरा काम न करता हो। पर ऐसा इंसान मिलना तो बहुत मुश्किल है, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं अपना जादुई ब्रेसलेट ऐसे ही किसी योग्य इंसान को दूंगी। नोआ परी आसमान से इंसानों पर नजर रख रही थी। एक गांव में उसे एक लड़की दिखाई दी जो अपने आंगन की सफाई कर रही थी। उस लड़की का नाम सोफिया था। नोआ परी ने देखा कि सोफिया ने अपने आंगन में गिरे सूखे पत्ते साफ करने के बाद पड़ोसी की आंगन की सफाई की। पड़ोसी के आंगन में उसे एक सोने की अंगूठी मिली। कितनी सुंदर अंगूठी है, ये जरूर जैस्मिन आंटी की होगी। सोफिया, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बिना कहे तुमने मेरे आंगन की सफाई कर दी। जैस्मिन आंटी, मुझे सफाई करना अच्छा लगता है। आंटी, मुझे सफाई करते समय आपकी अंगूठी मिली है। थैंक यू सो मच सोफिया। 3 दिनों से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी, मैं इसके लिए कितनी परेशान थी। नोआ परी सोफिया की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। नोआ, मुझे लगता है तुम अपनी जादुई ब्रेसलेट इस लड़की को दे सकती हो। हाँ, ये लड़की ईमानदार लगती है, पर मैं इसे थोड़ा परखना चाहती हूँ। अगले दिन जब सोफिया आंगन की सफाई कर रही थी तो एक आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया। बेटी, चोर मेरे पीछे पड़े हैं, तुम मेरा बैग कुछ समय के लिए संभाल कर रख लो, मैं इसे कल वापस ले जाऊंगा। आदमी सोफिया को बैग देकर चला गया। ओफो, ये बैग तो बहुत भारी है। सोफिया किसी तरह बैग को घर के अंदर लेकर गई, लेकिन बैग उसके हाथ से छूटकर गिर गया। बैग से निकलकर ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात धरती पे फैल गए। सोफिया ने सारा सामान बैग में दोबारा भरा और अगले दिन आदमी को बैग वापस कर दिया। सोफिया चाहती तो बैग से कुछ सोने के सिक्के चुरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आदमी जो सोफिया को बैग देकर गया था कोई और नहीं बल्कि नोआ परी ही थी, जो रूप बदलकर सोफिया के पास आई थी। मैं परी हूँ नोआ, तुम सच्ची और ईमानदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई ब्रेसलेट देना चाहती हूँ। तुम अपना ब्रेसलेट अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती? क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। क्या परियां भी मरती हैं? हाँ, हमारी उम्र 1000 साल होती है, उसके बाद हम पृथ्वी पर किसी पक्षी का जन्म लेते हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनकर अगर तुम किसी बीमार को छूओगी तो वो स्वस्थ हो जाएगा, और किसी वस्तु को छूओगी तो सोने की बन जाएगी। उम्मीद है तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगी। सोफिया ने ब्रेसलेट पहनकर अपने गांव के जितने भी बीमार लोग थे उन्हें स्वस्थ कर दिया, और गरीब लोगों की कोई एक वस्तु छूकर गरीब लोगों को समृद्ध बना दिया। एक बार देश के राजकुमार ने अपने राज्य में गांव और शहरों के लोगों के स्वास्थ्य का सर्वे कराया। सोफिया के गांव बटरलैंड के सारे लोग स्वस्थ और आर्थिक रूप से समृद्ध पाए गए। राजकुमार को यह जान के बहुत हैरानी हुई थी कि उनके राज्य में एक ऐसा गांव भी है जहां के सारे लोग स्वस्थ हैं। राजकुमार जेम्स एक आम इंसान का वेश धारण करके गांव पहुंचा और वहां के लोगों से उनके स्वास्थ्य और समृद्धि का कारण पूछा। आंटी जी, जरा ये तो बताइए, आपके गांव में सभी इतने स्वस्थ और समृद्ध कैसे हैं? सोफिया नाम की एक लड़की के कारण हमारा गांव इतना खुशहाल है। उस नेक दिल लड़की ने अपनी जादुई ब्रेसलेट से हम गांव वालों के सारे दुख दूर कर दिए। सोफिया जब राजकुमार के सामने आई तो राजकुमार पहले ही नजर में सोफिया से प्यार कर बैठा। राजकुमार ने अपनी असलियत बताए बिना सोफिया से अपने प्यार का इजहार किया। एकदम से प्यार? कम से कम मुझे जान पहचान का मौका तो दो। जैसी तुम्हारी मर्जी, कल गर्मियों का मेला लगेगा, साथ में घूमने चलोगी? राजकुमार और सोफिया अक्सर मिलने लगे। उनके बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया। राजकुमार की माँ रानी मैडलिना को यह पसंद नहीं आया कि राजकुमार एक गरीब लड़की के साथ आम लोगों की तरह घूमता रहे। रानी मैडलिना ने अपने एक वफादार नौकर से सोफिया के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। एक रात राजकुमार जब सोफिया से मिलकर महल लौटा तो रानी ने उनसे कहा, जेम्स, तुम एक गरीब लड़की के साथ घूमकर हमारी नाक कटाने पर क्यों तुले हुए हो? माँ, मैं और सोफिया एक दूसरे से प्यार करते हैं।
चालाक सोफिया ने अपने जादुई ब्रेसलेट से तुम्हें वश में कर रखा है। तुम्हें लगता है तुम उससे प्यार करते हो, पर जादुई ब्रेसलेट के काले जादू से उसने तुम्हें अपनी जाल में फंसाया है, क्योंकि तुम राजकुमार हो। ऐसा नहीं है माँ, सोफिया नहीं जानती कि मैं राजकुमार हूँ, और मैंने लोगों से सुना है कि उसका ब्रेसलेट बीमारों को स्वस्थ करने और गरीबों की मदद करने के लिए है। सोफिया अपने ब्रेसलेट को एक बॉक्स में बंद करके सोती है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो आज रात चुपचाप सोफिया के घर जाओ और ब्रेसलेट के बॉक्स को खोल कर देखो। राजकुमार जेम्स आधी रात को चुपचाप सोफिया के घर पहुंचता है। उस समय सोफिया सो रही थी। जेम्स ने वो बॉक्स खोलकर देखा जिसमें ब्रेसलेट रखा हुआ था। बॉक्स के अंदर एक पर्ची थी। इस ब्रेसलेट से किसी को भी वश में किया जा सकता है। वो पर्ची रानी मैडलिना ने बॉक्स में रखवाई थी। जेम्स को लगा कि सोफिया ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने सोफिया से मिलने जाना छोड़ दिया। सोफिया को जेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जेम्स ने सोफिया को अपना असली नाम भी नहीं बताया था। सोफिया के पास जेम्स को ढूंढने का कोई उपाय नहीं था। साल भर बीत गया। सोफिया जेम्स का इंतजार करती रही, लेकिन जेम्स उससे मिलने नहीं पहुंचा। उधर जेम्स उदासी और अकेलेपन से घिरा जंगलों में घूमता रहा। तुमने ऐसा क्यों किया सोफिया? क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सोफिया ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कौन है? ये किसकी आवाज है? मैं बोल रही हूँ। मैं अपने पिछले जन्म में परी नोआ थी। मैंने ही सोफिया को जादुई ब्रेसलेट दिया था जो किसी को भी स्वस्थ और समृद्ध बना सकता है। सोफिया ने उस ब्रेसलेट से अपने गांव वालों की सेवा की, लेकिन अपने लिए ब्रेसलेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें और सोफिया को अलग करने के लिए ब्रेसलेट के बॉक्स में पर्ची डालकर रखी थी। सोफिया धोखेबाज नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है। राजकुमार तुरंत दौड़ता हुआ सोफिया के पास पहुंचा। मुझे माफ कर देना सोफिया, मैंने तुम्हें धोखेबाज समझा, पर अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। जेम्स ने तुरंत ही सोफिया से शादी कर ली और सोफिया को लेकर महल में पहुंच गया। रानी मैडलिना के पास अब सोफिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जेम्स और सोफिया हमेशा साथ साथ रहने लगे। सोफिया ने जादुई ब्रेसलेट से राज्य के सभी लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बना दिया। पान सिंह किसी समय गांव में दरोगा था। उसकी दहाड़ से गांव के बड़े बड़े चोर और बदमाश भी कांपते थे। पान सिंह का छोटा भाई नरेश भयानक शराबी और जुआरी था। पान सिंह ने उसे मार मार कर सुधारा और उसकी शादी कराई, लेकिन आज पान सिंह खटिया से उठने की हालत में भी नहीं है। पान सिंह की ऐसी हालत उसकी पत्नी की मौत के बाद हुई। एक बार जब पान सिंह ट्रेनिंग पर गया हुआ था तो पान सिंह की पत्नी को बुखार आया था। उसने घर में पड़ी पुरानी दवा खा ली थी जो एक्सपायर हो चुकी थी। पत्नी की मौत का सदमा पान सिंह से झेला नहीं गया और उसे टीबी की बीमारी ने पकड़ लिया। तब से पान सिंह चारपाई पर पड़ा हुआ था और उसकी बेटी गौरी उसकी सेवा करने में लगी हुई थी। पापा, थोड़ा सा दलिया खा लो ना, डॉक्टर ने बिना कुछ खाए दवा खाने से मना किया है। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है गौरी, नवरात्रि आने वाली है। निर्मला जब जिंदा थी तो नवरात्रों के अंतिम दिन खीर, हलवा, चना और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाया करती थी। पान सिंह के छोटे भाई नरेश और उसकी पत्नी पान सिंह के मरने का इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान था कि पान सिंह के मरते ही गौरी की शादी कहीं दूर दराज के इलाके में कर देंगे। फिर पान सिंह की जमीन, प्लॉट और पूरा घर उनके लड़के का हो जाएगा। तुम्हारी भतीजी गौरी तो अपने बाप को मरने ही नहीं देगी। खाना, दवा सबका पूरा ध्यान रख रही है। कुछ उपाय करो ताकि हमारे सिर से ये बला जल्द से जल्द टले। मैं क्या करूं? जितने दिन भैया जिंदा हैं, उतने दिन तो झेलना पड़ेगा। तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम्हारी बुद्धि कतई लद्दड़ है। तुम्हारे भैया के जीते जी गौरी की शादी हुई तो वे शादी में सब अपनी छोरी के नाम कर जाएंगे। फिर तुम क्या उखाड़ लोगे उनका? तुम कहो तो तुम्हारे भैया का मैं इंतजाम कर दूं। तू कैसे उनका इंतजाम करेगी? नरेश की पत्नी ने मेडिकल वाले को कुछ पैसे दिए और मेडिकल वाले से वैसी ही एक्सपायर्ड दवा खरीद ली जैसी पान सिंह की चल रही थी। उसने पान सिंह की सही दवा की जगह पुरानी दवा रख दी।
अगले दिन गौरी ने बिना दवा की डेट देखे अपने पिता को दवा खिला दी और पान सिंह भगवान को प्यारा हो गया। पापा, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे चले गए? पहले मम्मी छोड़कर गई और अब आपने भी मुझे छोड़ दिया। शांत हो जाओ गौरी, भगवान की जैसी मर्जी। हम है ना, तुम्हें अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे और पूरे धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। नरेश ने गंगा पार बिल्कुल देहाड़ के इलाके में गरीब और पियक्कड़ लड़के से गौरी की शादी करा दी। जाओ गौरी, अपने ससुराल में आराम से रहना। होली दिवाली पर मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। चाचा, मैं पिताजी की वो बड़ी वाली तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर ले जाओ। वैसे हम उस तस्वीर का क्या करेंगे? भैया तो हमारे दिल में हैं। गौरी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे अपने पति के परिवार की असलियत पता चली। उसके ससुराल में रोटी के लाले पड़े हुए थे। जिस दिन गौरी का पति मजदूरी नहीं करता, उस दिन गौरी को चटनी रोटी खाकर काम चलाना पड़ता। चाचा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? चाचा ने तो बताया था कि मेरा पति 200 बीघा जमीन का मालिक है, घर पर दर्जन भर नौकर चलते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी नरेश एक भी बार गौरी की खैर खबर लेने नहीं आया। तब गौरी को समझ आ गया कि उसके चाचा नरेश ने धोखा देकर उससे पीछा छुड़ा लिया है। गौरी अपने साथ अपने पापा की जो बड़ी सी तस्वीर लाई थी उसे सामने रखकर रोजाना रोती थी। एक रात रोते रोते गौरी को नींद आ गई। तब उसे एक सपना आया। सपने में गौरी ने देखा कि उसके पिता की तस्वीर उससे बात कर रही है। रो मत बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मेरी तस्वीर से मांग सकती हो। पापा, सबसे पहले मुझे घर लौटना है। अगले दिन जब गौरी जागी तो उसने खुद को अपने पिताजी के घर में लेटा हुआ पाया। पिताजी की तस्वीर उसके सामने टंगी हुई थी। नरेश और उसकी पत्नी गौरी को अचानक घर में देखकर चौंक पड़े। गौरी, तुम यहाँ कैसे आ गई? कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया? वाह चाचा, तुम्हारी असलियत अगर मुझे पहले पता लग गई होती तो मैं यहाँ से जाती ही नहीं। इतने गरीब घर में मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ पापा की जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? ये मेरा घर है और जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ की हर एक चीज पर मेरा अधिकार होगा। नरेश अब अपने असली रूप में आ गया। ज्यादा जुबान मत चलाओ लड़की। अब तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है जो तुम्हें बचाने आएंगे। लगाऊंगा 2 हाथ तो रोने लगोगी। 2-4 दिन दावत खा लो यहाँ, फिर तुम्हारे पति को बुलाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। गौरी अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन अपने चाचा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो अकेली थी और चाचा का पूरा परिवार था। उस रात गौरी फिर अपने पापा की तस्वीर के सामने रोते हुए सो गई। उसे सपना आया। मांगो बेटी, क्या मांगती हो? पापा, मुझे 7 पहलवान चाहिए जो मेरी रक्षा कर सकें। अगले दिन गौरी जब सोकर उठी तो 7 पहलवान उसके सामने खड़े थे। गौरी ने नरेश से जाकर कहा, चाचा, अगर आपने मुझे मेरे घर से निकालने की कोशिश की या जबरदस्ती मुझे ससुराल भेजा तो ये 7 पहलवान आपकी अच्छे से पूजा करेंगे। नरेश 7 पहलवानों को देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रातों रात 7 आदमी कहां से आ गए। नरेश और उसकी पत्नी रोजाना रात में गौरी को पान सिंह की तस्वीर के सामने रोते हुए देखते थे। मानो या ना मानो, उस तस्वीर में ही कुछ जादू है। मैंने गौरी को उस तस्वीर से बातें करते हुए सुना है। चिंता ना करो, आज इस तस्वीर का अंतिम दिन होगा। उस रात जब गौरी सो गई तो नरेश की पत्नी ने 7 पहलवानों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें जहरीली चाय पिला दी। पहलवानों के मरते ही नरेश ने पान सिंह की तस्वीर को जला दिया। अगली सुबह गौरी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि तस्वीर जलकर राख हो चुकी है। तस्वीर के जल जाने के बाद नरेश ने गौरी के हाथ पैर बांध दिए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने तेरे पति को बुला दिया है, वो कल आकर तुझे ले जाएगा। गौरी के सामने अब उसके पिता की तस्वीर तो नहीं थी, लेकिन अपने पापा को याद करते करते वो रोती रही और सो गई। उस रात फिर उसे सपना आया। रो मत बेटी, तस्वीर तो सिर्फ एक माध्यम था, असली जादू तो यादों में है।
जब तक मैं तुम्हारी यादों में जिंदा हूं, मैं तुम्हारे सपनों में आता रहूंगा और तुम्हारी मदद करता रहूंगा। बोलो क्या मांगती हो? इस बार गौरी ने 7 बंदूकधारियों को मांग लिया। नरेश का परिवार गौरी के घर से ऐसा भागा कि फिर कभी लौट कर नहीं आया।